Good morning, dear students. I hope all you are fine and studying well at home. First of all, I would welcome you in your English channel, Past English Classes. So today we are going to learn a very important poem, that is a photograph written by Shirley Tilson. In this poem, actually the poetess is expressing, the poetess is paying her tribute towards her mother. Actually, when she is writing this poem, she is having a nostalgic feeling. I have already told you that nostalgic feeling is a feeling in which a person is having an old memory and he is feeling very sentimental for that memory. So here in this poem, as the poetess is describing how mother's childhood portrait or photograph, she is feeling nostalgic for that. Here so many beautiful lines, so many figures of speech are being used. So first of all, I would tell you that you see here in the ending of these lines, there is no rhyming scheme. That is like A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. So that's why this is having no rhyming scheme. This is written in a free verse. You should understand that this poem is written in a free verse. Now we will explain this poem one by one. So the first line is, the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. So here the poetess is saying कि कार्डबोर्ड जो है, कार्डबोर्ड किसको सिग्निफाइज कर रहा है? फोटोग्राफ का। पुराने टाइम पर क्या होता था, एक लकड़ी का फ्रेम होता था जिसमें किसी भी फोटो को पेस्ट कर दिया जाता था। ठीक है, आपने पुराने जमाने की किसी फोटो फ्रेम को देखा होगा। तो उसकी मदर का ये जो फोटो है, ये किस पर लगा हुआ है? एक बोर्ड पर लगा हुआ है। तो कार्डबोर्ड किसको शोज कर रहा है? फोटोग्राफ को। तो ये फोटोग्राफ उन्हें दिखाता है कि हाउ इट वॉज, उनका ये जो हॉलीडे था, उनका ये जो टाइम पीरियड था, वो कैसा था। When the two girl cousins went paddling, जब दो गर्ल went paddling, paddling कहते हैं शैलो वाटर होता है। शैलो वाटर कहते हैं बहुत कम पानी होता है। शैलो वाटर में जब आप वॉक करते हैं तो उसको बोलते हैं पैडलिंग। स्पेशली समुद्र के किनारे पर, सी बीच पर आपको शैलो वाटर होता है समुद्र के किनारे पर, उसमें आप वॉक करते हैं तो उसको बोलते हैं पैडलिंग। तो टू गर्ल कजिन्स, दो कजिन्स, दो बहनें क्या कर रही थी? पैडलिंग कर रही थी, वॉक कर रही थी शैलो वाटर में। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और हर एक ने मेरी मदर का एक हैंड पकड़ रखा था। यानी कि वहां पर टोटल गर्ल्स कितनी थी? टोटल वहां पर 3 गर्ल्स थी, जिनमें से 2 मेरी मदर की कजिन थी और एक पोइटेस की मदर थी। तो उन दोनों ने मेरी मदर का हैंड पकड़ा हुआ था। एंड शी द बिग गर्ल, और मेरी जो मदर थी, शी किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर? शी पोइटेस की मदर के लिए, कि शी द बिग गर्ल, मेरी मदर जो थी उन दोनों में सबसे बड़ी थी, सम 12 years or so, और उनकी एज कितनी थी? लगभग 12 years थी, शायद इतनी ही लगभग होगी। अब आप देखते हैं पहली लाइन में हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए पहली लाइन में कहा जाता है, द कलर शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। पहली लाइन खत्म जाकर कहाँ हो रही है? दूसरी लाइन में जाकर। ऐसे ही यहाँ पर ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years or so, यानी कि नेक्स्ट लाइन का जो मीनिंग, जो इसके बाद जो थर्ड लाइन का मीनिंग है, वो फोर्थ लाइन में जाकर क्लियर हो पा रहा है। तो इस तरीके से जब एक लाइन के अंदर मीनिंग क्लियर नहीं होता है, दूसरी लाइन में जाकर मीनिंग क्लियर होता है, तो वहां पर फिगर्स ऑफ स्पीच होती है एंजामेंट। वहां पर कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच होती है? एंजामेंट। तो यहाँ पर कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है? यहाँ पर है
endowment. इसके अलावा इसमें और भी फिगर्स ऑफ स्पीच कोई अभी तो नहीं है, आगे आएगी फिर उसको बताते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द टॉपिक. All three stood still to smile, though their hair at the uncle with the camera, a sweet face. ठीक है. All three stood still. और तीनों की तीनों कैसी खड़ी हुई थी? बिल्कुल शांत खड़ी हुई थी. To smile. क्या कर रही थी? स्माइल कर रही थी. Though their hair. लेकिन शायद उनके जो हेयर थे वो शांत नहीं थे. Because they are ऑन अ सी बीच. तो वहां पर हो सकता है तेज हवाएं चल रही हो, जिसकी वजह से उनकी जो हेयर्स थे वो हवा में उड़ रहे थे. तो वो शांत खड़ी थी तीनों, लेकिन उनके बाल जो थे वो शांत नहीं थे, वो हवा में उड़ रहे थे. एट द अंकल. किसके लिए शांत खड़ी हुई थी? अंकल के लिए शांत खड़ी हुई थी. विद द कैमरा. क्योंकि अंकल वहां पर खड़े हुए थे कैमरा लेकर, एक फोटो कैप्चर करने के लिए, उनका एक फोटो लेने के लिए, इसलिए वो तीनों वहां पर शांत खड़ी हुई थी. अ स्वीट फेस. और कैसा फेस बना के रखा था? एक स्वीट सा फेस बना के रखा था. जैसा कि आपको लगता है कि स्वीट फेस कब बनाया जाता है? जब आप सेल्फी लेते हैं, पोर्ट्रेट लेते हैं, तो उन्होंने भी एक स्वीट फेस बनाकर रखा था. माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न. और अब यहाँ पर आइटम बताता है कि स्वीट फेस किसका था? मेरी मदर का था, जो कि कब का है? जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, जब वो केवल 12 इयर्स की थी. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस. और ये जो समुद्र है, जो मुझे ऐसा लगता है जो शायद तब से अब तक कोई ज्यादा चेंजेस उसके अंदर नहीं आए हैं. यानी कि जो सी है, जो नेचुरल ब्यूटी है उसकी, जो कि आज से सालों पहले जब मेरी मदर 12 इयर्स की थी तब ऐसा दिखाई देता था, वैसा ही वो मुझे आज भी दिखाई देता है. वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट. और वो क्या कर रहा था उस समय पर? वो क्या कर रहा था? वॉश कर रहा था, धो रहा था. टेरिबली, टेरिबली यानी कि बहुत ज्यादा थके हुए. ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट यानी कि टेम्परेरी. ट्रांसिएंट यानी कि टेम्परेरी. टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, टेम्परेरी फीट को वो क्या कर रहा है? धो रहा है. ठीक है. तो इस तरीके से यहाँ पर ये पोएम हमारी यहाँ पर एक फर्स्ट स्टेज में इसका कंप्लीट होता है. अब यहाँ पर पहले हमने समझा कि हर लाइन में, एक्चुअली यहाँ हर लाइन में एंजायमेंट है, केवल यही नहीं है एंजायमेंट, हर लाइन के अंदर एंजायमेंट है. ठीक है. इसके बाद दूसरी फिगर्स ऑफ स्पीच है इसमें, देयर टेरिबली, है ना, देयर टेरिबली ट्रांसिएंट. यहाँ पर है टेरिबली ट्रांसिएंट है. अगर आपसे फिगर्स ऑफ स्पीच पूछी जाती है, टेरिबली ट्रांसिएंट है, तो टेरिबली ट्रांसिएंट में फिगर्स ऑफ स्पीच है आपकी एलिट्रेशन. एलिट्रेशन एक ऐसी फिगर्स ऑफ स्पीच होती है जिसमें सेम लेटर की साउंड, जो स्पेशली कॉन्सोनेंट लेटर की साउंड जो बार बार रिपीट होती है, तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन. तो यहाँ पर कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है? यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन. जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एलिट्रेशन, मैं आपके लिए यहाँ भी इसको लिख देती हूँ. फिगर्स ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पर एक और फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, दैट इज ट्रांसफर एपिथेट. अब ट्रांसफर एपिथेट होता क्या है पहले आप ये समझ लीजिए. ट्रांसफर एपिथेट एक ऐसी फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति या नॉन लिविंग थिंग से ऐसा काम करवाया जाता है जो कि उसके राइट के अंदर नहीं आता है. यानी काम किसी और का होता है और करता कोई और है, तो उसको कहते हैं ट्रांसफर एपिथेट. यहाँ पर ये लिखा हुआ है वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट. अगर आपसे इस पूरी लाइन के अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच पूछी जाती है तो आप यहाँ पर एलिट्रेशन नहीं बताएंगे. एलिट्रेशन केवल टेरिबली ट्रांसिएंट के अंदर है. ठीक है. यहाँ पर देयर है, इसमें भी नहीं है क्योंकि द साउंड आ रही है, यहाँ पर ट साउंड आ रही है. दोनों में साउंड रिपीट होनी चाहिए, लेटर का रिपीटेशन नहीं चाहिए. मेनली हमें किसका रिपीटेशन चाहिए? साउंड रिपीटेशन चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पर वॉश देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट में जो सी है वो क्या कर रहा है? वॉश कर रहा है. क्या सी किसी के पैरों को वॉश करता है? ये काम तो ह्यूमन बींग्स का है.
पैरों को वॉश करना तो ह्यूमन बींग्स का काम है। क्या जो सी है, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, क्या वो किसी के पैरों को धो सकता है? नहीं धो सकता है। इसलिए यहाँ पर कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है? यहाँ पर है ट्रांसफर एपिथेट। यहाँ पर कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है? ट्रांसफर एपिथेट, जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिखी हुई है। और मैंने आपको राइमिंग स्कीम की बताई थी। राइमिंग स्कीम इसमें कोई भी लिखी हुई नहीं है, तो ये पोएम किसमें लिखी हुई है? फ्री वर्ड्स के अंदर लिखी हुई है। आई होप इतना आपको समझ में आया। आगे हम इसका सेकेंड स्टेंजा पढ़ते हैं। Now we would learn the second stanza. I have already told you that whole poem is written in free verse. So there is no rhyming scheme in any line. Okay, so let's start the second stanza. Second stanza is like that. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. Some 20-30 years later. अब उसकी मदर के बारे में, उनकी फीलिंग को डिस्क्राइब कर रही है पोएटेस कि इस स्नैपशॉट के, इस फोटोग्राफ के खींचने के 20-30 इयर्स के बाद, जब वो 12 इयर्स की थी, इट मीन्स जब उनकी एज लगभग अप्रोक्सीमेट 32 और 42 हो जाएगी, तब जब वो इस स्नैपशॉट को, इस फोटोग्राफ को देखेंगी तो शी वुड लाफ, वो उसको देखकर हंसेंगी। क्योंकि ऐसा होता है हमारे साथ, जब हम अपनी मेमोरी, बचपन की फोटोग्राफ्स देखते हैं तो हम उनको देखकर हंसते हैं। नॉर्मली उस टाइम का वे ऑफ लिविंग, उस टाइम का वे ऑफ स्टैंडर्ड, वे ऑफ ड्रेसिंग, दैट इज टोटली डिफरेंट। तो उसको देखकर हमें हंसी आती है कि हम किस तरीके से दिखते थे, कैसे अपने आप को ड्रेसअप करते थे। तो शी वुड ऑल्सो लाफ आफ्टर सीइंग दिस स्नैपशॉट। और क्या कहेंगी? सी बेटी एंड डॉली। बेटी और डॉली कौन है? तो 2 कजिन्स मेरी मदर के साथ हैं, वही है बेटी और डॉली। और क्या कहेंगे? देखो बेटी और डॉली को देखो। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस। यहाँ पर जो दे है, ये दे किसके लिए यूज हुआ है? पेरेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए। उसकी मदर, पोएटेस की, और उसकी कजिन के जो, उसकी जो कजिन्स थी 2, उनके पेरेंट्स के लिए, कि देखो कैसे उन्होंने हमें तैयार किया था। दे ड्रेस्ड अस, उन्होंने हमें कपड़े पहनाए थे फॉर द बीच, बीच पर जाने के लिए। द सी हॉलिडे वॉज हर पास्ट। अब यहाँ से जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग स्पेशली यहाँ से स्टार्ट होती है इस पोएम के अंदर। अब वो कहता है कि द सी हॉलिडे वॉज हर पास्ट, कि जो सी हॉलिडे था, जो सी बीच पर उन्होंने हॉलिडे स्पेंड किया था, वो उनका पास्ट था। किसका? पोएटेस की मदर का पास्ट था। माइंड इज हर लाफर, लेकिन मेरे लिए तो उनकी हंसी पास्ट है। यानी कि यहाँ पर पहली बार हमें समझ में आता है पोएम के अंदर कि जो पोएटेस की मदर है वो अभी जिंदा नहीं है, शी इज नो मोर, उनकी डेथ हो चुकी है। तो पोएटेस क्या कहती है कि सी हॉलिडे उनका पास्ट था और मेरा पास्ट उनका लाफर है, उनकी हंसी है। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। बोथ राई, राई का मतलब क्या होता है? राई का मतलब होता है जब एक ही टाइम में आपके माइंड में 2 फीलिंग्स होती है कॉन्ट्राडिक्टरी। राई का मतलब होता है जब आपस में कॉन्ट्राडिक्शन हो, डिस्प्यूट हो, तो वहां पर वर्ड आता है राई। ठीक है, बोथ राई, दोनों ही, है ना, दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स हैं दोनों के ही अंदर। किसके अंदर? यहाँ पर बोथ जो यूज हुआ है, ये बोथ पोएटेस को भी बता रहा है और पोएटेस की मदर को भी बता रहा है कि बोथ राई, दोनों के अंदर दोनों ही तरीके की कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स हैं। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेज है, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड ईज ऑफ, लेबर्ड का मतलब होता है थका हुआ, ईज का मतलब होता है आराम। ठीक है, तो बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों ही कॉन्ट्राडिक्शन को पैदा कर रही हैं। किसकी वजह से? क्योंकि दोनों में ही आराम है, दोनों में ही
पछतावा है, दुख है, दर्द है, थकावट है दोनों में ही, क्योंकि दोनों ने ही कुछ न कुछ खोया है। कैसे कि जो मदर है, मदर को क्या खोया है, मदर की जो चाइल्डहुड मेमोरीज है वो अब उनके साथ नहीं है, दे आर ओनली मेमोरीज, इसलिए उन्होंने अपने बचपन को खो दिया। एक समय के बाद उन्होंने अपने बचपन को खो दिया, ठीक है। लेकिन जब वो उस फोटोग्राफ को देखती हैं तो अपने बचपन की यादें तरोताजा हो जाती हैं और वो खुश हो जाती हैं। यानी कि एक तरफ उनके मन में दुख भी है कि उन्होंने अपने बचपन को खो दिया, कितना प्यारा बचपन था उनका, और दूसरी तरफ उस बचपन को याद करके उन्हें खुशी भी महसूस होती है। उसी तरीके से जो पोइटिस है, पोइटिस को भी एक तो खुशी मिल रही है कि उसकी मदर बचपन में कैसे रिएक्ट करती थी, कैसे वो वॉक करती थी सी बीच पर, कैसे अपने हॉलीडे स्पेंड करती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुझे उनके मुझसे दूर चले जाने यानी उनकी डेथ हो जाने का भी दुख है कि आज वो मेरे साथ नहीं है इन सभी बातों को डिस्कस करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को मुझसे शेयर करने के लिए और मेरी फीलिंग्स उनसे शेयर करने के लिए वो आज मेरे साथ नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम दोनों क्या कर रहे हैं, वो हम दोनों के ही अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स हैं जो कि किसके लिए हो रही है, उस लॉस के लिए हमारे मन में उत्पन्न हो रही है, जो कि हमें दुख देने वाला भी है और ईज आराम देने वाला भी है। लेबर जब होंगे, आप थके हुए होंगे तो आपको पेन होगा, ठीक है, तो पेन भी दे रही है और हमें आराम यानी कि खुशी भी दे रही है। नाउ शी इज बीइंग डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। और अब यहाँ पर बताती है पोइटिस कि उनकी डेथ हुए, उनको मरे हुए उतने ही साल हो गए हैं जितने की साल कि वह गर्ल थी जो कि इस फोटोग्राफ में थी। यानी कि हमने क्या पढ़ा था, उस गर्ल की एज कितनी थी, लगभग 12 इयर्स और सो। तो यानी कि उसकी मदर की डेथ हुए भी अब लगभग 12 इयर्स हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और इन सभी कंडीशंस में, इन सभी परिस्थितियों में अब उनके पास कुछ भी बचा नहीं है कहने के लिए। शी कुड डू नथिंग, शी कुड से नथिंग, एंड वो क्या कहती है, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। और उनके चारों तरफ क्या है, केवल साइलेंस है, एक शांति है, और ये शांति, ये साइलेंस ही उनको क्या कर रहा है, शांत कर रहा है। यानी कि ये शांति ही उनको शांत कर रही है, चारों तरफ शांति है और वो शांति ही उनसे कह रही है कि तुम शांत हो जाओ, अब इन चीजों को और ज्यादा याद मत करो। यहाँ पर अब हम फिगर्स ऑफ स्पीच अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले जो फिगर्स ऑफ स्पीच हमें एक एग्जामेंट, तो हर सेकंड लाइन में एग्जामेंट है, क्योंकि पहली लाइन का मीनिंग जो है वो दूसरी लाइन में जाकर कंप्लीट हो रहा है, तो एग्जामेंट तो हर दूसरी लाइन में है यहाँ पर। लेकिन अगर हम बात करें अदर फिगर्स ऑफ स्पीच की, दैट इज ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होती है? ऑक्सीमोरन एक ऐसी फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें दो कंट्राडिक्टरी आइडियाज सेम प्लेस पर एक्सप्लेन किए जाते हैं, अलग अलग सेंटेंसेस में नहीं, अलग अलग वर्ड्स में। अगर कंट्राडिक्टरी आइडियाज अलग अलग सेंटेंसेस में, क्लॉजेस में एक्सप्रेस किए जाते हैं तो वहां पर होती है पैराडॉक्सी। लेकिन यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज लेबर्ड ईज। लेबर्ड ईज यानी कि पेन और ईज यानी कि खुशी, ठीक है। तो लेबर्ड ईज दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है? यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज और हुआ है, दैट इज इन साइलेंस साइलेंसेस। देखिए पहला तो आपने समझा होगा, यहाँ पर एस लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एस लिखा हुआ है। तो एक तो यहाँ पर कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन है। डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में क्या दिया जाता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चूज करते हैं कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर दो फिगर्स ऑफ स्पीच है, एक तो यहाँ पर है एलिट्रेशन, ठीक है, एक यहाँ पर है एलिट्रेशन, और एक और फिगर्स ऑफ स्पीच है यहाँ पर, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर एक और फिगर्स ऑफ स्पीच है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? किसी नॉन लिविंग थिंग को, किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जब हम लिविंग बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? साइलेंस साइलेंसेस। साइलेंस हमें शांत कर रहा है। क्या साइलेंस शांत करने का काम करता है? क्या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है साइलेंस जो है, क्या वो हमें शांत कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ
यहाँ पोएटिस ने कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन। इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर मेनली कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, यहाँ एंजॉयमेंट का यूज हुआ है, यहाँ एलिट्रेशन का यूज हुआ है, ट्रांसफर्ड एपिथेट मैंने बताया था, वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, इसमें कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है, ट्रांसफर एपिथेट। और इसमें लेबर्डीज में कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरन। और साइलेंसेस में कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन। एग्जाम में इसमें से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली आपसे फिगर्स ऑफ स्पीच आपसे पूछी जाती है। एग्जाम में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, जिसमें आपको इस स्ट्रेंजा के बेस पर या कोई भी स्ट्रेंजा की 4 लाइंस आपको दे दी जाएंगी, उसके बेस पर आपसे 1 लाइनर क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। जैसे हु इज डॉली एंड बेटी, तो डॉली एंड बेटी आर द कजिन्स ऑफ पोएटिस मदर, ठीक है। एंड what is labored is, what is and what does the poet want to say in this line, both ride with the labored is of loss। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस बनते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि what was the age of poetess mother when she was spending her holiday on the sea beach। इस तरीके से क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नेक्स्ट पोएम, किसी नेक्स्ट टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल एट होम। गुड बाय।